So hello students, good evening. चेक कर लो आवाज आ रही है कि नहीं. ओके, गुड इवनिंग. आई होप सभी ने प्रैक्टिस की रखी होगी. ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के सॉरी लेक्चर्स के वीडियो तो शायद अपलोड हो चुके होंगे. फोर्थ एंड फिफ्थ के एडिटिंग बाकी था, वैसे न्यूमेरिकल्स था. तो आई होप सभी को क्लियर ही होंगे कॉन्सेप्ट. आज की जो टेस्ट है उसमें जनरली कोई बाहर के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं होंगे. जो भी मैंने चलाया है, न्यूटन्स के 3 लॉ कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रख लो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन याद रख लो. ये 4 थियरी में से कोई 2 थियरी पक्का होगी. दूसरे जो लास्ट 4 5 लेक्चर्स में न्यूमेरिकल कर रहे हो, इसमें से 2 न्यूमेरिकल्स होंगे वो या उस टाइप के. आई एम नॉट 100%. ओके, सेम वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी. बाकी थोड़े से एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया आज के लेक्चर में, सॉरी टेस्ट के अंदर. क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो दिस इज द लेक्चर नंबर 6. ओके, पॉसिबल हो तो आवाज म्यूट कर दो जिससे डिस्टरबेंस ना हो. चलो, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 6. ओके, आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो इस चैप्टर का एक पार्ट है. ऐसे समझ लो कि काफी बार क्या होगा कि जैसे आगे के टॉपिक में जो भी न्यूमेरिकल हमने देखे थे, याद हो तो इसमें सारे टॉपिक में हम फ्रिक्शन बॉडी को फ्रिक्शनल लेस मानते थे. यहाँ ऐसा वर्ड यूज किया था फ्रिक्शनल लेस, देखा होगा तो आपने. ये वर्ड हुआ फ्रिक्शन लेस. तो कहीं भी आप देखोगे तो ऐसा फ्रिक्शन लेस सरफेस ऐसा वर्ड था. लेकिन अब यदि समझ लो ये वर्ड ना हो, स्मूथ हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या फ्रिक्शन लेस पुली है सब कुछ. तो ये वर्ड यदि क्वेश्चंस में ना हो तो यही क्वेश्चन कुछ अलग मेथड से हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आएगा. तो जो कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शंस के रिगार्डिंग, कॉन्सेप्ट तो पता ही है, लेकिन अभी आज ऐसा सीखोगे जो अभी तक आपने सीखा ही नहीं था. अभी तक का जो कॉन्सेप्ट फ्रिक्शंस के बारे में था तो एक ही चीज थी, फ्रिक्शन इज द वन टाइप ऑफ द फोर्स विच अपोज द मोशन, यही था. ओके, अब आपको 2-3 टाइप के फ्रिक्शंस के बारे में सीखना होगा. ओके, पॉसिबल होता तब तक मैं आज 2 टाइप के फ्रिक्शन सिखाऊंगा, स्टैटिक एंड काइनेटिक. चलो पहले तो समझ लेते हैं फ्रिक्शन क्यों होता है. देखो, चाहे कोई भी सरफेस, चाहे कितना भी आपको स्मूथ लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे तो उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं. अब वो छोटे छोटे ब्लॉक्स ऊपर के जो 2 सरफेस है उसके साथ अटैच हो जाते हैं. काफी बार काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो अपोज कर रहा है मोशन का, या मोशन का अपोज कर रहा है, लेकिन वो रिलेटिव मोशंस का अपोज कर रहा है. वर्ड ये याद रखना, इट इज अपोज द रिलेटिव मोशंस. क्यों? जब ऑब्जेक्ट हवा में घूम रहा होता है तो इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा. जब ऑब्जेक्ट कोई 2 बॉडी के रिस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, टच करके, बॉडी को टच करके, तब वो ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रिक्शन लगने का चांस होगा. जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ये जो बॉडी है
उसका यदि ये भाग मैग्नीफाई करे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, मैग्नीफाई जो सरफेस होगा कुछ रफ होगा, उस रफ सरफेस की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रिक्शन लगता है। ये सब कुछ आपको वैसे पता है, ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम डायरेक्टली हम आगे बढ़ते। फ्रिक्शन इज द वन टाइप ऑफ द फोर्स विच अपोज द मोशन। वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपोज कर रहा है मोशन का। फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट रुक सकता है, स्टॉप हो सकता है, काफी बार काफी सारी चीज हो सकती है। मेन फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है, ओके, वो क्या है? इट द फ्रिक्शन इज द फोर्स डेट टू सरफेस एक्सर्ट्स ऑन ईच अदर। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आगे के टॉपिक में सीखा था न्यूटन के थर्ड लॉ में, सिंगल फोर्स डजंट एग्जिस्ट। आप ऐसा सोच रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि फ्रिक्शन लग रहा है, ये बॉडी, ये जो ऑब्जेक्ट है या सरफेस है ए, इस ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, सही है, लेकिन वो इसीलिए लगा रहा है क्योंकि जितना फ्रिक्शनल फोर्स ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स बी ए के ऊपर लगा रहा है। ध्यान रखना बच्चों, जितना फ्रिक्शन फोर्स ए बी के ऊपर लगा रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स बी के ऊपर ए लग रहा है। सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टेड ऑन द ए बाय बी इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बी बाय ए। क्लियर है? आपके माइंड में अभी तक आप सोच रहे तो क्या था? सिंगल फोर्स के बारे में सोचना। अब आपको डबल फोर्स में, ओके, फोर्स को पेयर के नेचर्स में सीखना होगा। जैसे आपने पुल किया इस साइड में तो उसका ऑपोजिट में फ्रिक्शन लगा। यदि आपका जो पुलिंग फोर्स है यानी कि जो एक्टेड फोर्स है वो यदि फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में आ जाएगा, और यदि कम होगा तो ऑब्जेक्ट रुकेगा। लाइक एग्जांपल 4, समझ लो ये ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे हटाना है, मैं फोर्स लगाता हूँ, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, वो है ऐसा की ऐसा का ऐसा रहा। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, कोई चेंज नहीं। 3 न्यूटन का फोर्स लगाया और कोई चेंज नहीं। जैसे ही मैंने 3.1 न्यूटन का फोर्स लगाया वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में आ गया। तो जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा था और ऑब्जेक्ट स्टेडी था यानी कि उसका एक्सेलरेशन 0 था, स्पीड 0 थी, उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है सभी को? स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग कुछ हो नहीं सकता। ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगा, ये बंदा इसके ऊपर चाहे 10 न्यूटन का फोर्स क्यों ना लगा रहा है, ये जो है अब वो कितना फोर्स ये उसके ऑपोजिट में लगा रहा है डिपेंड कर रहा है। ये जो है उसके ऊपर समझ लो 12 न्यूटन लगा रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जब अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होता है तब ऑब्जेक्ट स्टैटिक रहता है। ऐसा नहीं होता। कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट एंड रियल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको अभी तक माइंड में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन है और ये फोर्स 10 न्यूटन है इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्टेडी है। ऐसा होता है? यदि ऐसा होता, यदि इसका स्टैटिक फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर देन अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स होगा, अप्लाइड यानी कि जो हम दे रहे हैं, यदि ऐसा होता तो क्या होता? कोई बता सकता है? उल्टी डायरेक्शन में जवा मंडे। यस, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? उल्टी डायरेक्शन में। ऐसा होता है कभी? भाई आप एक टेबल है, बड़ा सा टेबल, उसको धक्का मार रहे हो, लेकिन जब आपका फोर्स उस टेबल के फोर्स से कम होगा तो फोर्स उस आपके ऊपर लगाएगा और आपको गिरा देके वो उल्टी डायरेक्शन में। ऐसा रिजल्टेंट फोर्स तो ऐसा ही हुआ ना, 2 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, खास ध्यान रखो, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स इसका मैक्सिमम वैल्यू होती है भाई एफ मैक्सिमम 12 न्यूटन। इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो हर बार ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, नहीं। डिपेंड कर रहा है, यदि ये बंदा उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो ये 1 न्यूटन का लगाएगा, ये 2 न्यूटन का लगा रहा है तो 2 न्यूटन का लगाएगा, 3 का है तो 3 लगाएगा, 10 है तो 10 लगाएगा, 12 है तो 12 लगाएगा। लेकिन जब इसका फोर्स 13 न्यूटन होगा तो अब वो 12 न्यूटन ही लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एफ मैक्सिमम की वैल्यू, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 12 न्यूटन है।
अब वो कैसे काउंट करना वो मैं बाद में समझा रहा हूँ। ओके, वीडियो किसी का चालू है तो प्लीज बंद कर दो। तो स्टैटिक न्यूटन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट का कितना है, 12 न्यूटन। अब ये बंदा 12 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये ऐसा है कि भाई ये भी 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो ये भी 30 न्यूटन फोर्स लगाएगा? नहीं, इसकी एक लिमिटेशन होती है जिसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं काफी बार। वो वैल्यू है 12 न्यूटन, यानी कि उससे ज्यादा ये टेबल का स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो ही नहीं सकता। प्लीज इन्वॉल्वमेंट होके लेक्चर्स को अटेंड करना, काफी सारे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेक्चर्स के अंदर मिलने वाली है। हाँ भाई सर। यहाँ आपका 13 न्यूटन का फोर्स है, अपोज में 12 न्यूटन का फोर्स आया, रिजल्टेंट न्यूटन मिला आपको 1 न्यूटन। हाँ, अब ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक नहीं रहेगा और क्या लगना, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होना। मुझे ये एग्जैक्टली फिगर ना मिली इस टाइप की मूवमेंट होने वाली, इसलिए मैंने दूसरी फिगर लगाई, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो। भाई वो बंदा बॉल की जगह उस टेबल को समझ लो, टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो टेबल मूव होना स्टार्ट कर रही है। फिर से ध्यान दो, बंदा था, कितना फोर्स लगा रहा था, 1 न्यूटन, इसका अपोज में 1 न्यूटन हुआ, कोई नहीं, रिजल्टेंट फोर्स 0। 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स 0। 13 न्यूटन, अब इसकी लिमिटेशन कितनी थी मैंने बताया, 12 न्यूटन। अब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है मैं बता रहा हूँ, वो डिपेंड कर रही है mg के ऊपर, नॉर्मल डायरेक्टिव फोर्स के ऊपर। वो हम बात क्या न्यूमेरिकल के कंसेप्ट में सीखेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। भाई इसका वैल्यू 13 न्यूटन है, तो ये अब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना स्टार्ट, यानी कि अब ये जो फोर्स लग रहा है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन में क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या अब मुझे कोई बता सकता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। नहीं। देखो एक चीज माइंड में डाल दो कि आपको कोई एक कार है, वो कार को धक्का देना है, जब तक कार मूव नहीं होती तब तक फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है या मूव होने के बाद फोर्स लगाना पड़ता है? ये स्टैटिक यानी कि कार स्टार्ट नहीं हुई, अभी स्टॉप है। और काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि अब ऑब्जेक्ट मूवेबल है। बताओ, चलो बताओ, कॉमन लॉजिक है ना। जब कार ऑब्जेक्ट जब मूव होना स्टार्ट हो जाएगा तब जो एक्चुअली फोर्स इनिशियली आपको लगाना पड़ता था उससे थोड़ा कम लगाना पड़ता है। मैं राइट और रॉन्ग? प्रैक्टिकली यदि एक्सपीरियंस किया हो तो हाँ बोल दो। हाँ सर। ओके, तो यस इसका सर। मीनिंग ये हुआ कि जो हम सोच रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट जब इस ब्लॉक्स में से सरकना स्टार्ट कर देता है, यानी कि मोशन में आना स्टार्ट करता है, तब ये जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तब उसका फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब उसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो हाँ बोल दो तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर। ओके, अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकली मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछे तो स्टैटिक काइनेटिक के बारे में आप समझा सकते हो। स्क्रीनशॉट लेते रहे ना, अभी आज की नोट्स बनी नहीं है। ओके, आधी हुई थी और टाइम हो गया था शायद, इसलिए लेट हो गया। तो खाली स्क्रीनशॉट लेते रहे ना टॉपिक का, जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ उसका। चलो इसका ले लो, इसका भी ले लो, समझना कि क्या मैं समझा इस टॉपिक के अंदर, उसके साथ लिंक कर देना। जो समझा रहा था वो उसका लिंकिंग मेथड याद रखना। चलो नाउ मेन चीज है सम अप करके कि भी स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस का फॉर्मूला हम सीखेंगे। ओके, और बाद में हम न्यूमेरिकल देख लेंगे। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे यानी कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसका जब तक अप्लाइड फोर्स से कम नहीं हो जाता, यानी कि अप्लाइड फोर्स हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होता, तब तक ऑब्जेक्ट नो मूवमेंट, कोई मोशन करेगा नहीं। लेकिन जब हमने अप्लाई फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा ले लिया तब वो ऑब्जेक्ट क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मोशन। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और इसका फॉर्मूला होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम। ये वर्ड मैक्सिमम इसलिए लिखा है, क्यों बता सकते हो कोई? यहाँ बोले एन, एफ एन का मीनिंग नॉर्मल फोर्स।
अब कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। पहले यहाँ मैं शायद बताना भूल गया था। चलो, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना जो चीज मैं समझाना जा रहा हूँ। ओके, आपको पता है यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, क्यों? क्योंकि आपने इस साइड फोर्स लगाया, ये अप्लाइड फोर्स है कैपिटल एफ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस। ऑब्जेक्ट का वेट एम जी, इसका ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। थोड़ा सा मगज के ऊपर जोरदार के कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करो। स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से लग रहा है? ऑब्जेक्ट ना वेट ने લીધે। वेरी गुड। अब ऑब्जेक्ट का वेट ये तो mg है, राइट? लेकिन एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से लग रहा होता है? नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स, क्योंकि एग्जैक्टली उसका ये तो क्या है? वेट है। अब वेट का अपोज यहाँ कौन कर रहा है? यानी कि ऐसा हम नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर लग रहा है, ऐसा हमें बताना पड़ेगा इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल। हाँ, एक ही चीज है कि नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स और mg यहाँ सेम है, लेकिन देखो हर कंडीशन में ये सेम नहीं होते। क्यों पता है आपको? जब ये फोर्स, ये हमने एफ डी भी बनाया, जब ये फोर्स समझ लो, थोड़ा सा अंदर जा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होगा शायद। जब ये फोर्स मैंने ऐसा लगाया होता तो कुछ सिचुएशन चेंज हो जाती। यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं भाई, यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं क्या कि नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स एंड एमजी सेम है, लेकिन यहाँ जब देखने बैठे तो ये एफ के दो कंपोनेंट मिले। यदि थीटा एंगल हो तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा, यानी कि अब जो अप्लाइड फोर्स है एक्चुअली ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो एफ नहीं रहेगा। कौन सा रहेगा बोलो? अरे प्लीज यार माइक बंद प्लीज, क्रीज। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हुआ जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है यदि मोशन में आ सकता। इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स की वैल्यू। ओके, तो यहाँ जो एफ है उसके दो कंपोनेंट मिले, ये नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स था, ये एमजी था। अब हम कंपेयर करें ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये क्या है? एफ एस। इस सिचुएशन में mg इज इक्वल टू क्या नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स ही रहेगा कि प्लस कुछ ऐड होगा? तो उस केस में यहाँ mg नहीं आएगा, क्या आएगा? n प्लस एफ साइन थीटा आएगा। हेलो, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला, फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स, और यहाँ नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स यहाँ टोटल ये होगा n डैश। यहाँ नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स कौन सा होगा? n डैश, यानी कि जो एग्जैक्टली उसके वेट का ऑपोज कर रहा है n प्लस एफ साइन थीटा। तो यहाँ मुझे n डैश लिख के n प्लस एफ साइन, बहुत कम सम हो गए, ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे आपको 11th के अंदर तो, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि भाई n इज इक्वल्स टू एम जी ऑलवेज नहीं होता। आपके पास 100 सम आप प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें शायद एक सम ऐसा आ जाएगा जिसके अंदर n इज इक्वल्स टू एम जी नहीं, लेकिन ये डालना पड़ेगा ऐसे केस के लिए जब फोर्स ऐसा लगता होता है। बाकी 99% केस में ऐसा ही सम होगा। जो काफी बार स्टूडेंट सट्टा मार लेते हैं, जो एफ डैश फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स के ऊपर, नॉर्मल फोर्स के ऊपर, जिसको यहाँ लिखा है कि विच इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। जो फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर है, चाहे वो खाली नॉर्मल हो और उसके साथ उसका कंपोनेंट भी हो सकता है या साइन थीटा हो सकता है, तो दोनों फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स ही गिनेंगे। तो F प्रोपोर्शनल टू n, प्रोपोर्शनलिटी दूर करोगे तो कांस्टेंट म्यू एस लगेगा, विच इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट्स ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शंस। बोलो क्लियर है फॉर्मूला? या मैंने m हाँ सर। मैक्सिमम लगाया, या मैक्सिमम का मीनिंग ये है, क्यों पता है? जो आगे का टॉपिक था ना, जैसे याद हो तो इस टॉपिक में मैंने एक चीज बताई थी, एफ मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन से डिपेंड करना है एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर, वो तो वेरिएबल है। 1 न्यूटन लगाओ तो 1 न्यूटन हो जाएगा, 2 न्यूटन लगाओ तो 2 न्यूटन हो जाएगा, तो वो तो वेरिएबल है, उसका तो कोई फॉर्मूला बन ही नहीं सकता। सो इसीलिए जनरल फॉर्मूला फ्रिक्शन का नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या? एफ मैक्सिमम। बोलो क्लियर है? ये खास ध्यान देना, इट इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शंस। यहाँ भले यहाँ भी इन लोगों ने भूल की है,
It is the formula of the maximum static friction. Got it? हाँ कि ना? हाँ क्यों स्टैटिक फ्रिक्शंस का ये फॉर्मूला नहीं है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शंस तो वेरिएबल है, चाहे 1 न्यूटन हो तो 1 न्यूटन लगाएगा, यहाँ समझ लो 1 न्यूटन लगाया तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन 1 हो जाएगा, यहाँ समझ लो 2 न्यूटन लगाया ये फ्रिक्शन 2 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन ये फिक्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, भाई ये मैक्सिमम वैल्यू 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है। क्लियर? जब हमने हाँ, इसकी sir. मैक्सिमम वैल्यू 3 थी, जब हम मैक्सिमम वैल्यू से कम वैल्यू डाल रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? एफ मैक्सिमम की वैल्यू 3 न्यूटन, तब तक ये ऑब्जेक्ट कोई मोशन नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन जो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, तब ऑब्जेक्ट मोशन में स्टार्ट करना। अब जब मोशन में स्टार्ट हो जाएगा तब ये फॉर्मूला चेंज होके ये बन जाएगा। खाली उसका चेंज क्या होगा, खाली या एन ही लिख दो आप, ओके, एफ एन लिखने की जरूरत नहीं, अदरवाइज बाद में कंफ्यूज हो जाओगे और ये एफ की वैल्यू एग्जाम में यहाँ डाल दोगे, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा ना वो यहाँ बुल से डाल दोगे, इसलिए मैं एन ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एफ नहीं, खाली एन। बोलो क्लियर है? हाँ, sir. ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, काइनेटिक फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला हुआ। दोनों फॉर्मूला याद रख लो, काम आएगा। जब ऑब्जेक्ट स्टेडी होता है तो ये फॉर्मूला लगाना है, मूव मोशन कर रहा है तो ये लगाना हो, तब बोलोगे कंफ्यूजन सर ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो आपको एग्जाम ने सॉरी क्वेश्चंस के अंदर दी होगी आपको। अब होता क्या है देखो, एक सिचुएशन मैंने एक चीज बताई थी, जब एफ मैक्सिमम की वैल्यू तो फिक्स ही है, सॉरी एफ की तो वैल्यू जो एफ एस की वैल्यू है, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, वो फिक्स नहीं थी, वो कैसी थी? वेरिएबल थी। किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? या आप अप्लाई ज्वाइंट टॉर्क की जगह फोर्स लगा दो, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, वो डिपेंड कर रही थी, एक्सटर्नल फोर्स जितना होगा उतना क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। यहाँ टॉर्क नहीं हो, मैं फोर्स ही लगाता हूँ, ये तो नेट पे से ढूंढी हुई फिगर है ना, इसलिए आपको यहाँ टॉर्क लगाया हुआ है। ओके चलो, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया 1 न्यूटन, तो यहाँ 1 न्यूटन ये फ्रिक्शन लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन लगाया, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम एफ जे बोलते हैं ना, यहाँ हम एफ मैक्सिमम बोलते हैं, ओके एक ही चीज है, एफ जे की जगह हम एफ मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू समझ लो कि ये 10 न्यूटन है, तो यहाँ 10 न्यूटन होगी। तब तक क्या होगा देखो, जितना फोर्स आपने लगाया उतना ये हो जाएगा, 1 लगाया तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 10 है तो 10 होगा, यानी कि कांस्टेंट है। चेक कर लो। हाँ, sir. एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड, कांस्टेंट तो नहीं बोल सकते वैसे, वेरिएबल है, डिपेंड्स ऑन द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं। बाद में क्या होगा, जब वो वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यू के बाद थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी माइनर से कम होगी, और बाद में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या? ये जो था वो स्टैटिक फेज था, यानी कि इस केस के अंदर यहां तक ऑब्जेक्ट क्या था? स्टेडी था। अब उसके मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा वैल्यू जाएगी तो ऑब्जेक्ट डायनेमिक हो जाएगा, यानी कि मोशन में आ जाएगा। अब जब मोशन में आएगा तो ये म्यू के की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और म्यू एस क्या हो जाएगा? यहाँ क्या है? वेरिएबल है। हाँ कि ना? हाँ पक्का? पक्का। पक्का घुस रहा है मगज में? हाँ, श्योर? हाँ सर। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है, मैक्सिमम तक जाएगी और बाद में धीरे 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 वो क्या हो जाएगी? कम होके वो कांस्टेंट हो जाएगी। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है। तो इसका स्टैटिक एंड काइनेटिक का डिफरेंट यहाँ है, स्टैटिक भी ऑपोज कर रहा है, काइनेटिक भी ऑपोज कर रहा है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द कांस्टेंट, ये भी इंडिपेंडेंट है। म्यू एस की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? मटेरियल के ऊपर, ये भी मटेरियल के ऊपर। ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक ही, दोनों को एक ही पेज के अंदर मैंने इंक्लूड कर रखा हुआ है, खाली एक ये डिफरेंट है। ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? अप्लाइड फोर्स के ऊपर। क्यों बोलो? क्योंकि जितना अप्लाई फोर्स होता था उतना स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता था। एम आई राइट और रॉन्ग? स्टैटिक फ्रिक्शन याद करो, जितना फोर्स होता था उतना ये हो जाता, 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन। बाद में आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, ये वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की, चाहे 10 यहाँ 20 न्यूटन लगा लो, 15 न्यूटन लगा लो, 25 न्यूटन लगा लो, वैल्यू देखो सेम ही है। कितनी समझ लो, यहाँ 7 लग सकता है, ये वैल्यू 7 फिक्स है।
यानी कि एक्सटर्नल फोर्स बाद में कोई काम आएगा नहीं। कौन से केस के अंदर, कौन से केस के अंदर? काइनेटिक फ्रिक्शंस के अंदर। तो काइनेटिक फ्रिक्शंस में ये जो अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, इससे ये काइनेटिक फ्रिक्शंस इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंडेंट है। फॉर्मूला उसका म्यू एस एन, तो इसका फॉर्मूला म्यू के एन। ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होके म्यू एस एन तक जाएगी। ये वैल्यू ऑलरेडी कुछ वैल्यू से स्टार्ट होने के बाद बढ़े। इट नेवर बी 0। काइनेटिक फ्रिक्शन 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन 0, इसका मीनिंग क्या हुआ बोलो? मोशन मान नहीं। यस, ऑब्जेक्ट स्टेडी है। उसका मीनिंग हुआ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्टेडी है। ऑब्जेक्ट स्टेडी होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता नहीं है, और यदि काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। दोनों फॉर्मूला लगा लिया। फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ग्रेटर देन है। देखो मैंने जो चीज समझाई थी, ये चीज दोनों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। काफी बार स्टूडेंट यहाँ मार खा जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि सर ज्यादा फोर्स लगाया तो काइनेटिक ऑब्जेक्ट मोशन में आए ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा था, इसलिए तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा था। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन लगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। बोलो क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से। ले लिया। चलो एक बार रीड कर लो आराम से, आराम से कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट अच्छा होगा ना आपका, तो न्यूमेरिकल्स में खाली क्या है पता, ये दो फॉर्मूला ही है, ये और ये, और कॉन्सेप्ट। સર આગળ વાળો જે ગ્રાફ હતો એકવાર પાછો સમજાવો ને। જો ભાઈ અહીંથી વેલ્યુ અહીંયા જાય છે ને, એ ટાઈમમાં ઓબ્જેક્ટ સ્ટેડી છે। ઓબ્જેક્ટ સ્ટેડી છે તેની ઉપર કયો ફોર્સ લાગે છે? સ્ટેટિક ફ્રિક્શન ફોર્સ મ્યુ એસ એલ, સ્ટેટિક ફ્રિક્શન ફોર્સ એફ એસ। સ્ટેટિક ફ્રિક્શન ફોર્સ હોય ને વેરિયેબલ હોય। તમે જેટલો એક્સટર્નલ ફોર્સ આપો ને, ઓબ્જેક્ટ છે, ઓબ્જેક્ટ ઉપર મેં 1 ન્યૂટન ફોર્સ લગાવ્યો તો આ ઓટોમેટિક 1 થઈ જશે। સમજ લો અહીંયા 1 છે વેલ્યુ। ગ્રાફ તમને ખબર, ગ્રાફ આ રીતે પ્લોટ થતો હોય, કોઈ એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ થી ના થતો હોય। 3 વેલ્યુ મેં લઈ લીધી। ચલો અહીંયા શું હતું? વેલ્યુ 1, તો અહીંયા 1। સમજી લો કે ભાઈ 2 છે તો અહીંયા 2 થઈ ગઈ। એનો મીનિંગ તમે જે ફોર્સ એક્સટર્નલ એપ્લાઈડ કરો છો, નેટ ફોર્સ એક્સટર્નલ એપ્લાઈડ ફોર્સ, એટલો ને એટલો ફોર્સ સ્ટેટિક ફ્રિક્શન લાગશે, ફ્રિક્શનલ ફોર્સ થઈ જશે। ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી એની એક લિમિટ આવશે। મેં તમને હમણાં અહીંયા સમજાવ્યો હતો કોન્સેપ્ટ કે ભાઈ આની એક લિમિટ હતી, કેટલી? મેક્સિમમ વેલ્યુ 12 ન્યૂટન। સ્ટેટિક ફ્રિક્શનની મેક્સિમમ વેલ્યુ 12 ન્યૂટન। જો આ માણસ 12 ન્યૂટન થી વધારે ફોર્સ લગાવશે તો જ આ જે કબાટ છે એ મોશનમાં આવી જશે। ત્યાં સુધી ઓબ્જેક્ટ સ્ટેડી રહેવાનો છે। ચાहे 1 लगाओ तो 2 लगाओ 10 11 लगाओ ત્યાં સુધી ઓબ્જેક્ટ મોશનમાં આવશે નહીં। તો અહીંયા સુધી શું થશે? ઓબ્જેક્ટ સ્ટેડી રહેશે। તમે મેક્સિમમ વેલ્યુ અહીંયા સુધી લગાવી દીધી, આ મેક્સિમમ વેલ્યુ છે। હવે શું થશે? જો તમે એ મેક્સિમમ ફ્રિક્શનલ ફોર્સ यानी कि 12-13 ન્યૂટન થી વધારે ફોર્સ લગાયો તો ઓબ્જેક્ટ મોશનમાં આવી જશે। ખ્યાલ આવી ગયો? 1 લગાયો તો અહીંયા સુધી કોન્સેપ્ટ હતો। અહીંયા સુધી સમજી લો, મેં તમને કોન્સેપ્ટ સમજો 12 ન્યૂટન। પહેલા કોઈ પણ એક આને તમે છે ને લિંકિંગ સાથે એ ગ્રાફને સમજવાનો ટ્રાય કરો। 1 2 3 12 સુધી ઓબ્જેક્ટ સ્ટેડી રહેતો હતો, અહીંયા જ વસ્તુ થી અહીંયા સુધી એ સ્ટેડી રહ્યો। અહીંયા સુધી તમે પેલું ના જોવો કે સર આ તો ઓબ્જેક્ટ ઉપર જાય છે। અહીંયા ફ્રિક્શનલની વેલ્યુ, ફોર્સની વાત કરીએ છીએ આપણે, ઓકે, મોશનની વાત નથી કરતા। એટલે એવું ના સમજો કે સર એ ગ્રાફ ઉપર જાય છે તો ઓબ્જેક્ટ મોશનમાં ના કહેવાય। ઓકે, ગ્રાફ કોના વર્सेस કોનો છે એ જોવાનું અહીંયા। તો આપણે અહીંથી શું થશે? અહીંથી કે ભાઈ આનું મેક્સિમમ 12 ન્યૂટન ફોર્સ હતું, હવે એપ્લાઇડ ફોર્સ વધી ગયું। સમજી લો કે 13 ન્યૂટન થયું। તો ઓબ્જેક્ટ શું થશે? આ 12 ન્યૂટન, આ 13 ન્યૂટન, તો નેટ ફોર્સ આપણને 1 ન્યૂટન મળ્યો આ સાઈડમાં, અને ઓબ્જેક્ટ મોશનમાં આવી જશે। હવે ઓબ્જેક્ટ જ્યારે મોશનમાં આવી જશે, ડાયનામિક ફેસ આવી જશે ઓબ્જેક્ટનો, ત્યારે જે ફ્રિક્શનલ લાગે ને જમીન સાથેનું કે કોઈ પણ બોડી સાથેનું, એ ફ્રિક્શનલ છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે। એટલે વેલ્યુ જો ચેન્જ નહીં થાય પછી એવી નહીં રહેશે। તમે ગમે એટલું ફોર્સ એક્સટર્નલ લગાવી રાખો, ફ્રિક્શનલ ફોર્સ આ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ, ફ્રિક્શનલ કોન્સ્ટન્ટ, કાઇનેટિક ફ્રિક્શન કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ એકદમ થઈ જશે કોન્સ્ટન્ટ, પછી કોઈ ચેન્જીસ થઈ શકશે નહીં। ક્લિયર?
સર આ બ્લુ લાઈન માં હજી ખબર ના પડી, વધશે નહીં જેમ આપણે વધારે કરીએ તો? ના વધે ને, એ તો વેલોસિટી વધે છે. આ શું બતાવે છે તમને? આ વેલ્યુ શું બતાવે છે? આ વેલ્યુ આ સાઈડ નું શું બતાવે તમને? ફ્રિક્શનલ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. પછી તમારે 10 ન્યૂટન ફોર્સ થી તમે ગાડી ચલાવતા હોય તો 20 ન્યૂટન ફોર્સ થી ગાડી ચલાવતા હોય, એ ગમે એટલો ફોર્સ લગાવો એનાથી કોઈ ફરક નહીં પડે. પછી એ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. ખ્યાલ આવી ગયો? એકવાર ઓબ્જેક્ટ મોશન માં આવી ગયો ને, મોશન ની અંદર ઓબ્જેક્ટ, પછી એ ફ્રિક્શનલ છે ને એ વધશે નહીં. એ એટલી લિમિટમાં આવી જશે. એની એક લિમિટ બંધાઈ જશે કે ભાઈ આ 11 ન્યૂટન, બસ. એનથી વધારે ફ્રિક્શનલ બોડી ઉપર નહીં લગાવી શકે. અહીંયા તો શું હતું, જ્યાં સુધી ઓબ્જેક્ટ બોડી મોશનમાં ના આવે ત્યાં સુધી ફ્રિક્શન વધતું જ હતું. જ્યારે અહીંયા તો શું થશે, ઓબ્જેક્ટ બોડી મોશનમાં આવી ગયા પછી એ ફ્રિક્શનની વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ 11 ન્યૂટન એટલે 11 ન્યૂટન. પછી તમે ભલે ને અહીંયા 50 ન્યૂટન લગાવો, ફ્રિક્શન તમને ખાલી 11 ન્યૂટન જ લાગશે. ચાલો, એટલે હવે આ જે ફોર્સ છે ને એ શેમાં કામ લાગશે ખબર પડી હવે તમને? અત્યાર સુધી શું થતું હતું, તમે જે ફોર્સ લગાવતા હતા એ બધું આમાં વપરાઈ જતો હતો ઓબ્જેક્ટને મોશનમાં લાવવા માટે. એકવાર ઓબ્જેક્ટ મોશનમાં આવી જશે પછી આ ફિક્સ થઈ ગઈ 11 ન્યૂટન વેલ્યુ. પછી તમે સમજી લો કે અહીંયા 20 ન્યૂટન લગાવી તો જે 9 ન્યૂટન બચી, એમાં 11 તો ખબર જ છે ફ્રિક્શનમાં વપરાઈ ગઈ. બચી કેટલી? 9 ન્યૂટન. એ ઓબ્જેક્ટને એક્સેલરેટ કરવામાં કામ લાગશે, મોશન વધારવામાં. સમજી લો 25 ન્યૂટન લગાવી તો જે બચી વેલ્યુ 25 ન્યૂટન લગાવી અહીંયા સમજી લો તો જે બચી વેલ્યુ કેટલી? 25 11 એટલે 14 ન્યૂટન. સોરી, હા 14 ન્યૂટન. તો આ 14 ન્યૂટન કેમાં લાગશે? ઓબ્જેક્ટની મોશનમાં સ્પીડ વધારવામાં કામ લાગશે. હવે ખબર પડી? થોડું પ્રેક્ટિકલી વિચારો એટલે આઈડિયા આવી જશે. ચલો ન્યુમેરિકલ જોઈ લઈએ. ઓકે, હવે ન્યુમેરિકલ થોડું જલ્દી ને ન્યુમેરિકલ્સ ની વેલ્યુ હું રેન્ડમલી લઉં છું અત્યારે, પછી નોટ્સ ની અંદર પ્રોપર વેલ્યુ થી કરાવીશ. ચલો, ઓબ્જેક્ટ છે. હવે ધ્યાન રાખજો, न्यूमेरिकल में मेन ये वस्तु है, स्टेडी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ. ध्यान देना, कितना? 10 न्यूटन फोर्स. ऑब्जेक्ट है, उसका वेट 10 किलोग्राम है. आपको पता है यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक भी लग सकता है, इट डिपेंड्स. ओके, वो कैसे पता चलेगा वो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ. अब देखो, ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ. म्यू एस की वैल्यू आपको 0.2 दी है. म्यू एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. अभी मैं यहाँ स्टैटिक का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को स्टैटिक ही रखना है. तो कितना ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन से भागेगा, यानी कि वो यदि आपका एक लिमिट जो होती है उससे ज्यादा न्यूटन आपका फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, अदरवाइज मोशन में नहीं आएगा. तो आपको ये फाइंड करना है. क्या क्या फाइंड करना है? दो चीज फाइंड करनी है. एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है, और यदि ऑब्जेक्ट काइनेटिक में आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा. वैसे तो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. अब एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट मोशन में कब आएगा? जब उसकी एक्सटर्नल नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन एफ एस होते हैं. ध्यान देना. चलो, एफ एस का मैंने फॉर्मूला बताया था, म्यू एस एन. अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट mg नीचे लग रहा है, तो n इज इक्वल टू यहाँ mg लिख सकते हो. मास कितना दिया था? 10 न्यूटन. g कितना है? 10 न्यूटन. सॉरी 20 आवશે ને, 20 न्यूटन लागे. इसका मीनिंग क्या कि भाई ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो सरफेस है ना वो कितना फोर्स लगा रहा है? ये एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? 20. क्या होगा इस केस के अंदर? ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, स्टेडी यानी कि एक्सेलरेशन 0. ऑब्जेक्ट स्टेडी है. बोलो क्लियर? हाँ सर. पक्का ना? इजी सम ही है, बहुत इजी है. चलो, अब वो एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा ना कि करा दूं ये वाला. यस सर. ओके, इसमें दो पार्ट्स कर देना, एक एफ कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा. वैसे आता नहीं है जनरली, लेकिन फिर भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए. नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स एनजी, और यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. समझ लो ये एंगल 30 है, 10 न्यूटन फोर्स में लगा रहा हूँ. मास जो है वो है 20 किलोग्राम. मास जो है वो 20 किलोग्राम है. चलो अब कंपेयर करते हैं. mg इज इक्वल टू क्या होगा? n प्लस एफ साइन थीटा.
साइन थीटा। क्या फाइंड करना है हमें? ये एफ एस फाइंड करना है। चलो लगाओ एफ एस की वैल्यू म्यू एस एन। यहाँ नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स यहाँ 2 है, ध्यान रखना, एन प्लस एफ साइन थीटा। यहाँ एन की जगह पे mg लगा सकते हो, पता चला आपको? अब पता चला प्रॉब्लम क्या था, जब आप फोर्स जो लगा रहे थे वो यदि डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली लगा रहे तो वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का था ही नहीं, इसलिए यहाँ सब लिखते नहीं, डायरेक्टली हम mg लिख देते हैं एन की जगह। लेकिन जो फोर्स हम लगा रहे हैं वही ऐसा कुछ लग रहा है जिसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा है, तो मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ कि ना? हाँ सर। पक्का? चलो तो म्यू एस की वैल्यू, अब वैल्यू बेस नहीं, सॉरी म्यू एस, चलो 0.2 ले लेता हूं मैं, यहाँ 0.2 डाल दो, बाद में कर लोगे ना। एम और जी की वैल्यू, एफ आपको दिया है 10 न्यूटन, ओके, कॉस थीटा 10 साइन 30, सॉरी हाँ साइन 30, और एम जी 20 इंटू 10। कर लोगे? सोल्व करना, सोल्व कर Yes, लेना, sir. ओके। बोलो क्लियर है? हाँ। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो ध्यान से देना। ग्राफ है ना, ग्राफ उसको थोड़ा सा माइंड में घुसाना, इससे ये पता चल जाएगा। शायद वैल्यू तो मैंने अभी रैंडमली जल्दी में, क्योंकि लेट आपका लेक्चर, इसलिए 10 मिनट के अंदर सारे न्यूमेरिकल है ना उसकी वैल्यू ऐसे ओरली मैंने कैलकुलेशंस किए बिना ली थी। 10 न्यूटन में 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, 2 किलोग्राम वेट है, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है। क्वेश्चन ही है पूरा, एमसीक्यू, सॉरी ये न्यूमेरिकल ही है, खाली वैल्यू नहीं है मेरे लिए, समझ लो। ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, काइनेटिक भी लग रहा हो सकता है, इट डिपेंड्स। चलो मुझे बताओ, यदि ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यदि ऑब्जेक्ट स्टेडी रहेगा तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, और यदि ऑब्जेक्ट काइनेटिक है तो उसका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो पहला हमारा काम क्या होगा, तो पहले ये जो एक्सटर्नल फोर्स है क्या उसके स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है कि वो नहीं देखते। यदि वो ज्यादा है ही नहीं, हमारा फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन ही ज्यादा है, तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे आगे के साउंड ने किया था ये वाला। हाँ सर, ओछू छे। चेक करते हैं, चलो एफ एस कितना निकल रहा है, म्यू एस एन, म्यू एस 0.5, एन एम जी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है इसमें, एम है 2 जी 10 न्यूटन लग रहा है ना। हेलो, अब क्या होगा बोलो, चलो अब क्या होगा? मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, राइट। अब चलो मोशन में आ भी गया तो क्या होगा उसका, यदि ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो क्या ये स्टैटिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा? ये 10 न्यूटन का नहीं लगेगा इसके ऊपर? तो लागશે જ ને। यस, इतना तो उसने वेट, यहाँ मैंने 30 न्यूटन लगाया था, उसमें 10 न्यूटन तो उसने वेस्ट कर ही दिया, कि इसमें वो 10 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट को मोशंस में लाने के लिए यूज हो गया है। ध्यान दो यहाँ, ये जो एक काम कर दो, रीज्वाइन कर लो, चलो फटाफट से, टाइम नहीं बचा, हाँ सर। जल्दी से रीज्वाइन कर लो। चलो इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेक्स्ट।